नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा शैक्षिक परिदृश्य को लेकर के। रेट लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर हमारा एक छोटा सा पार्ट है एजुकेशनल सिनेरियो, शैक्षिक परिदृश्य, जहां से लेवल 1 के अंदर जो है 17-18 के आसपास क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 14-15 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, और लेवल 2 के अंदर 10 से लेकर के 12-13 के आसपास प्रश्न मिलेंगे, ध्यान में। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और ये क्लास बिल्कुल अपने जैसे ऑफलाइन है वैसे का वैसे रहेगा और पूर्णतः डिटेल पे रहेगा। आप अपने साथ साथ जो है वो नोट्स बना सकते हो, तो जहां लगे किसी चीज के अंदर आपको नोट करनी है तो आप उन चीजों को नोट कर सकते हो। और अपने बिल्कुल जीरो से शुरू लेकर के, आज पहला दिन है और आने वाले 15-20 दिन में जो है अपन इस पार्ट को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। उसके बाद में फिर दूसरा पार्ट उठा लेंगे अपने। तो 1 बाय 1 करके पूरे सिलेबस को जो है अपन आने वाले 100 दिनों के अंदर रीट का जितना भी साइकोलॉजी का है, परिदृश्य का है, मेथड का है, ईटी का है, इन सारे पाठ्यक्रम को अपन शुरू। तो चलिए भाई देखें हमारे जो पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है। देखो, जो शैक्षिक परिदृश्य वाला पाठ्यक्रम है, पहली बात तो यह ध्यान में रखना कि आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर है। लेवल 1 में भी है और लेवल 2 के अंदर है। और इस बात का हमें मालूम है कि लेवल 2 में इसका वेटेज थोड़ा सा कम है, लेवल 1 के अंदर इसका वेटेज ज्यादा है अपने पास, है ना। लेवल 1 के अंदर 15 से 16 भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 80 नंबर वाले पार्ट में शामिल है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के साथ 50 नंबर में शामिल है, तो यहाँ से हमें 13, 14, 15 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वाले पार्ट के अंदर हमारा पाठ्य जो क्रम है, सिलेबस है, इस सिलेबस में बिंदु कौन कौन। सबसे पहले हमें हमारा सिलेबस मालूम होना जरूरी है। सिलेबस को हम देखें तो सिलेबस को 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो हिस्सा है वो हिस्सा है हमारे पास में शैक्षिक परिदृश्य, एजुकेशनल सिनेरियो। पहला हिस्सा जो है वो है एजुकेशनल सिनेरियो, शैक्षिक परिदृश्य। 3-4 टॉपिक इसके अंदर है। दूसरा जो है वो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अब इस शिक्षा के अधिकार के अंदर हमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं। जैसे आपका एक दे रखा है आरटीई एक्ट 2009। एक टॉपिक इसमें कौन सा मेंशन है आपका, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शामिल है। उसके अलावा राजस्थान के अंदर जो आरटी एक्ट की धारा 38 के तहत राज्यों को जो विशेष प्रावधान करके नियमावली जारी करने की जो छूट दी गई थी, उसके अंतर्गत राजस्थान ने जो अपनी नियमावली जारी की थी, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011। यहां मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं उसका। आगे जब टॉपिकों को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आरटी का पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसका पूरा नाम है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011। उसके अलावा एक टॉपिक है हमारे पास में कि जो गैर सरकारी या निजी जो विद्यालय हैं उनमें निःशुल्क प्रवेश। गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ठीक है, या इसको कहते हैं कि मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय है उनमें निःशुल्क प्रवेश। तो ये 3 पॉइंट हमारे इसके अंदर है। एक तो आरटी एक्ट 2009 है, दूसरा नियमावली आरटी वाली
2011 वाली। और तीसरा जो है वो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के अंदर निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया। ये 3 तो है इसके अंदर। 4 टॉपिक हमारे दे रखे हैं इधर वाले पार्ट में शैक्षिक परिदृश्य के अंदर। इसमें पहला टॉपिक है शिक्षण के नवाचार। पहला टॉपिक कौन सा है अपने? पहला टॉपिक है शिक्षण के नवाचार। ये जो टॉपिक है लास्ट दिन तक अपडेट होता रहेगा भी। हो सकता है आपका पेपर जनवरी में है, दिसंबर में कोई नई योजना लागू हो जाए, कोई नया कार्यक्रम लागू हो जाए, तो ये वहां तक अपडेट होता रहेगा और पंटिल एग्जाम तक इसके अपडेट से जुड़े रहेंगे। ठीक है, आप चैनल के साथ बने रहिए। दूसरा जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। हमारे पास में योजनाएं भारत की भी है और राज्य सरकार की दोनों है। ठीक है ना। दूसरा जो टॉपिक है वो है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। ये योजनाएं केंद्र सरकार की भी हैं और ये योजना है जो है वो आपके राज्य सरकार की भी है। उसके बाद में हमें एक टॉपिक दे रखा है कि विद्यालय प्रबंधन और समितियां हमारे पास में। ठीक है ना। तो इसमें मैनेजमेंट से संबंधित कुछ बातें हैं और मैनेजमेंट से संबंधित कुछ एक कमेटियां भी हैं, समितियां। जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति है, एसएमसी है, आरटी आपका जो आरटी है उसकी धारा 21 के अनुसार, जैसे आपके जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनके अंदर हमारे पास प्रावधान है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, एसडीएमसी उनकी है। तो जो जो समितियां हैं वो सारी समितियां और कुछ प्रबंधन की जो बातें हैं वो इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक हमारे पास में दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वो भी राजस्थान के रेफरेंस के अंदर। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो भी राजस्थान के संबंध में। ये 4 टॉपिक यहां पर है। पहला नवाचार है, दूसरा विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, तीसरा विद्यालय प्रबंधन और चौथा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये हमारा छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है इसके अंदर, जहां से आपको लेवल 1 के अंदर जो है आपको 15 से 17 के आसपास सवाल देखने को मिल सकते हैं। एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है भाई। और यहाँ पर जो है वो 12 से लेकर के 15 तक सवाल देखने को मिल सकता है। तो छोटा सा पार्ट है और अच्छा स्कोरिंग पार्ट है, समझ वाला पार्ट है। तो इस पार्ट की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शैक्षिक परिदृश्य के बारे में जानते हैं कि एजुकेशनल सिनेरियो क्या है। और क्योंकि हम पिछले सवालों को देखें तो कुछ चीजें डायरेक्ट मेंशन नहीं है। जैसे हमारे पास में शिक्षण की संस्थाएं मेंशन नहीं है, आरएससीईआरटी से सवाल पूछा गया है, राजस्थान स्टेट ओपन से सवाल पूछा गया है, तो एनसीईआरटी से पूछा गया है हमारे। ठीक है, तो इन संस्थाओं के बारे में जो परिचय है वो हल्का हल्का अपन यहाँ परिदृश्य के अंदर कर लेंगे। भी ध्यान रखना सिलेबस के अंदर जहां पर ये बात जब लिखा जाता ना कि शैक्षिक परिदृश्य, तो इस शैक्षिक परिदृश्य के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो हिडन रूप से शामिल है। तो हम सबसे पहले शैक्षिक परिदृश्य के ऊपर चर्चा करेंगे और इस परिदृश्य के अंदर आपको मैं दोनों रेफरेंस में लेकर के चलूंगा कि राजस्थान के अंदर हमारे पास में एजुकेशनल सिनेरियो क्या है और इंडिया भारत के अंदर जो है हमारे पास में एजुकेशनल सिनेरियो जो है वो क्या है। हम दोनों के ऊपर जो करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि भारत का शैक्षिक परिदृश्य क्या है ना। सबसे पहले हम भारत करें, बड़ी बड़ी जो चीजें हमसे पूछी जा सकती है उनके ऊपर। सबसे पहले आप लिख लें भारत में शैक्षिक परिदृश्य। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं 2-4 बातें तुम्हें बता देता हूं। एक तो कहीं पर भी अगर बात आ जाए एलिमेंट्री एजुकेशन की, प्रारंभिक शिक्षा की, तो ध्यान में रखना कि प्रारंभिक शिक्षा का जो संबंध है हमारे पास वो है कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 8। और कहीं पर भी ये लिखा आता है माध्यमिक शिक्षा
सेकेंडरी एजुकेशन कहीं पर भी लिखा हो, माध्यमिक शिक्षा, तो माध्यमिक शिक्षा का जो संबंध होगा वो होगा कक्षा 9 से 12। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कहीं पर भी आप ऐसा लिखा देखें डबल ई, तो डबल ई का मतलब रहेगा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन। डबल ई का मतलब क्या रहेगा? डबल ई का मतलब रहेगा एलिमेंट्री एजुकेशन। डबल ई का मतलब रहेगा एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा। और कहीं पर भी एस ई लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। इस प्रारंभिक शिक्षा को देने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के विद्यालय होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक विद्यालय, एक तो कौन सा? प्राथमिक विद्यालय। जिसे आप कहते हो प्राइमरी स्कूल, पीएस। तो ध्यान में रखना कि प्राथमिक विद्यालय होंगे, प्राइमरी स्कूल होगा, प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगा। ध्यान में, वो ये होते हैं कक्षा 1 से 5 वाले। कक्षा 1 से 5 के जो है वो पीएस प्राइमरी स्कूल के अंदर आएंगे। दूसरा होगा हमारे पास में उच्च प्राथमिक विद्यालय। जिसे आप कहते हो अपर प्राइमरी स्कूल, यूपीएस। तो जो आपके होंगे कक्षा 1 से 8 हो सकते हैं, या फिर ये कक्षा 6 से 8 के हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से चल रहे हैं। फिर जो है माध्यमिक जो शिक्षा है, इस माध्यमिक शिक्षा को देने के लिए भी दो तरह के विद्यालय हो सकते हैं। एक तो होगा आपका माध्यमिक विद्यालय, सेकेंडरी स्कूल। माध्यमिक विद्यालय जो कि वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। सेकेंडरी स्कूल आपके पास में, शॉर्ट में जिसे आप कहते हो सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। जो होगा आपका 1 से 10 हो सकता है, 6 से 10 हो सकता है, 9 से 10 हो सकता है, वो होगा माध्यमिक। और दूसरा होगा आपके पास में उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो 6 से 12 हो सकता है, 1 से 12 हो सकता है, 9 से 12 हो सकता है। ध्यान में रखें, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो राजस्थान में कौन कौन से हैं, राजस्थान में आपके कौन कौन से टाइप के स्कूल चल रहे हैं। जैसे राजस्थान के परिदृश्य को लेकर के आऊंगा तो आपको बता दूंगा कि राजस्थान में कोई भी जो है माध्यमिक विद्यालय नहीं है। हमने सभी माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करते हुए उन्हें उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया है। तो वो बात राजस्थान की करेंगे। आप सिंपल सा ध्यान में रखना है कि कभी कभी हमारे पास में प्राथमिक नाम आ जाएगा, कभी प्रारंभिक आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि प्रारंभिक तो है वो शिक्षा है, एजुकेशन है। ध्यान में रखना जो कक्षा 1 से 8 की है, और जिसे इंग्लिश में आप बोल देंगे एलिमेंट्री एजुकेशन। और प्राइमरी जो है वो विद्यालय संगठन मिलेगा, हमें स्कूल मिलेगा। प्राइमरी का मतलब होता है कक्षा 1 से 5 की बात कर रहा होगा, उच्च प्राथमिक 6 से 8 की बात कर रहा होगा वो, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा जो होती है वो 9 से 12 की होती है। तो माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 वाला है, 11 से 12 वाला उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो ये बात आपको क्या रखनी है, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखना, ठीक है। फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत में शैक्षिक परिदृश्य की शुरुआत की अगर बात देखें अपने पास में, तो हमसे पूछे कि एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो है, सबसे पहले शिक्षा विभाग की स्थापना कब होती है। तो अगर आप भारत में देखेंगे तो 1910 के अंदर जो है शिक्षा विभाग की स्थापना होती है। हमारे 1910 में क्या होती है भी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा विभाग की स्थापना होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डीओई हमारे पास में शॉर्ट में बोलते हैं। शिक्षा विभाग की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। हम जानते हैं कि 1819 के अंदर जो है अजमेर और जो हमारे पास में पुष्कर है, वहां पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? तो हम जानते हैं कि पादरी जावेद केरी ने जो है वो स्थापना की थी।
1835 के अंदर लॉर्ड मेकाले ने भारतीयों के लिए शिक्षा की बात की थी। लॉर्ड मेकाले को हम आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक भी मानते हैं। 1856 के अंदर जो वुड डिस्पेच पत्र आता है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसके अंदर जो है भारतीयों को व्यवसायिक शिक्षा की छूट मिली थी। और हमारे नोबल स्कूल खुले थे, अंग्रेजों के बच्चों के लिए स्कूल खुले थे। तो विद्यालय संगठन अपने मेयो कॉलेज है, मेयो स्कूल है, अजमेर वाले वो हैं, तो विद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी काफी कुछ तक। लेकिन इन विद्यालयों के ऊपर नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए जो है पहली बार अंग्रेजों ने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, वो 1910 के अंदर थी। हम टीचर एजुकेशन की बात करेंगे तो जो वुड डिस्पेच पत्र आएगा वहां पर टीचर एजुकेशन का जिक्र आएगा, वहां पर शिक्षक शिक्षा की बात आएगी। आगे चल करके हम शिक्षक शिक्षा के ऊपर टीचर एजुकेशन में कौन सा आता है, एक बात यह भी ध्यान रखना कि कहीं पर भी क्या लिखा हो, अगर टीई लिखा है तो टीई का मतलब टीचर एजुकेशन है, मतलब शिक्षक शिक्षा है। इस टीचर एजुकेशन शिक्षक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बीएड हो गई, एमएड हो गई, डीएलएड हो गई, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आता है टीचर एजुकेशन के अंदर, शिक्षक शिक्षा के अंदर। अब आपको तो छोटे छोटे नाम अगर ध्यान में है, जैसे आपको मान लो कि मैंने एक संस्था बोल दी क्या कि RCEE, तो अब आपको ई का मालूम है, एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे मैंने लिख दिया RCSE, अब आपको एससी का मालूम है क्या, सेकेंडरी एजुकेशन, तो राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जैसे मैंने ये संस्था लिख दी NCTE, तो आपको टीई का मालूम है टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये संस्थाएं हैं। तो आपको ये छोटे छोटे नाम जो है वो ध्यान में होने चाहिए, जिससे हमें क्या रहेगी, किसी भी नाम की फुल फॉर्म है वो पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, और दूसरा हमें मालूम हो जाएगा वो संस्था किस उद्देश्य के साथ में जुड़ी हुई है अपने, ठीक है। तो आइए भी कहा जी, तो 1910 के अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे तो 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है, 1935 का अधिनियम आता है। 1919 के अंदर शायद जो है वो विषयों का विभाजन हुआ था, और विषयों के विभाजन के अंदर जो है कुछ विषय जो है वो केंद्र सूची के हिस्से में, संघ सूची में डाले गए थे, कुछ विषय राज्य सूची में डाले गए थे, और कुछ जो है हमारे पास में समवर्ती सूची में डाले गए थे, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो उसी के तहत हमारा जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है वो कौन सी सूची में डाला गया था, तो शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया था। ये राज्य सूची का विषय 1950 के अंदर जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसमें भी शिक्षा किसमें था, राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है क्या किया था, शिक्षा को जो है वो राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो एक आपको फैक्ट क्या ध्यान में रखना है कि 1950 के अंदर जब संविधान लागू हुआ था, उस समय जो हमारी एजुकेशन जो थी, शिक्षा जो था हमारे पास में, वो शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय थी। शिक्षा किसका विषय थी, राज्य सूची के विषय था, जिसे जो है हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है वो क्या कर दिया हमने कि शिक्षा को समवर्ती सूची के अंदर क्या कर दिया, शामिल कर दिया, ध्यान में रखना। अब आप देखिए कि 1950 में जब संविधान लागू होता, उसमें हमारी शिक्षा जो थी, एजुकेशन व्यवस्था थी, वो राज्य सूची का विषय था। इसीलिए आप देखते हैं कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसके आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 में यह लिखा गया था कि राज्य जो है आगामी 10 वर्षों में जब तक बालक 14 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर लेता, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कि बालक जब तक 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ले, तब तक राज्य जो है वो 10 वर्षों के अंदर अंदर, संविधान लागू था उसमें परिस्थिति नहीं थी, लेकिन ये कहा था कि 10 वर्षों के भीतर जो है वो राज्य जो है
वो बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, लेकिन तब से लेकर के आज तक नहीं हुई है। हमें मालूम है कि हम जब पहला हमारे पास में शिक्षा नीति आई थी 1968 की शिक्षा नीति, वो असफल हो गई थी। 1968 1968 में जो हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी, मैं एक बात आपको बता देता हूं साथ के अंदर कि हमारी पहली शिक्षा नीति 1968 1968 के अंदर आई थी हमारे पास में। यह शिक्षा नीति जो है वो क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। इस शिक्षा नीति के असफल होने के दो रीजन थे हमारे पास। कितने रीजन थे? दो थे। पहला रीजन यह था कि यह जो शिक्षा नीति बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति विदेशों में पढ़े हुए थे, तो उन पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव था, तो उन्होंने अपने अनुसार वैसे जैसा उन्होंने शिक्षा व्यवस्था देखी थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने शिक्षा नीति को बना दिया था, जो भारत के जमीनी स्तर पर लागू करना इम्पॉसिबल था। एक रीजन तो यह था। दूसरा रीजन यह था कि उस समय 1968 के अंदर जो शिक्षा था हमारे, वो कैसा विषय था? राज्य सूची का विषय था। यह शिक्षा नीति कौन लेकर के आ रही है? केंद्र सरकार। राज्यों ने कह दिया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, हम इसे लागू नहीं कर सकते। दो रीजन है शिक्षा नीति असफल होने के। एक तो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव था, दूसरा शिक्षा राज्य सूची का विषय था। इसीलिए आप देखते हैं कि 1975 1975 के अंदर जब हमारा पहला अनशेफ जारी होता है, पहला जो अनशेफ जारी होता है 1975 1975 में जारी होता है अनशेफ, जिसे हम क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार दस्तावेज के रूप में जानते हैं। इसे अपन जानते हैं राष्ट्रीय सलाहकार दस्तावेज के रूप में। राष्ट्रीय सलाहकार क्यों? क्योंकि अनशेफ फिर कौन लेकर के आ रही है? सेंटर की सरकार लेकर के आ रही है। राज्यों ने कह दिया भी हम तो नहीं लागू कर सकते, हमारे पास संसाधन ही नहीं है। इसी कारण केंद्र सरकार, दौलत सिंह कोठारी आयोग आ गया था 64-66 के अंदर। दौलत सिंह कोठारी आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें की थी। आप देखते हो कि आजाद भारत का जो पहला शिक्षा आयोग आता है वो आता है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, ठीक है ना। आप ये ध्यान में रखना, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो है आपका 1948 1948 49 के अंदर जो है राधाकृष्णन आयोग आ जाता है। आजाद भारत का पहला शिक्षा आयोग पूछे स्वतंत्रता के बाद में पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, तो राधाकृष्णन आयोग था, जो संपूर्ण शिक्षा के लिए था। लेकिन बहुत जल्द इन्हें मालूम हो गया कि संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था को जो है अपन नहीं कर सकते, तो इन्होंने सिफारिश की कि भी उच्च शिक्षा के लिए अलग और माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग हो। तो मैं तो काम करूंगा उच्च शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग से एक आयोग का गठन किया जाए। और इन्हीं की सिफारिश पर 1952-53 के अंदर, 52 में गठन, 53 के अंदर रिपोर्ट आ गई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग, इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो चेन्नई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए ही इसे अपन मुदालिर आयोग के नाम से भी जानते हैं। आगे चलकर के इस आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो आप बोर्ड का गठन देख रहे हो कि माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उनकी अनुशंसा किसने की थी, सिफारिश किसने की थी, खूब सारी बातें अपने इस आयोग के बारे में पढ़ेंगे। यह माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था इन 52-53 के अंदर, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक राज्यों के अंदर माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो है हमें एक बोर्ड का गठन करना पड़ेगा, जो हम आगे सीबीएसई देखेंगे, आरबीएसई देखेंगे, राजस्थान स्टेट आपका जो हमारा जो बोर्ड है हमारे पास में है ना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो राजस्थान है, इसकी स्थापना की अनुशंसा जो किसकी की हुई है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की हुई है। ध्यान में रखना इनका कि प्रत्येक राज्य के अंदर माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो है वो क्या होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए। तो ये आयोग बना था। ऐसे ही 1964-66 के अंदर 1964-66 में गठन, 66 में रिपोर्ट आ गई थी। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है।
जिससे अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, अपने उदयपुर से थे दौलत दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इसको कोठारी आयोग भी बोल देते हैं। 10+2+3 की स्कीम इन्होंने दी थी, ध्यान में रखना। त्रिभाषा सूत्र इन्होंने दिया था, कॉमन एजुकेशन की बात इन्होंने की थी, खूब सारे सुझाव थे, लागू नहीं कर पाए अपन। क्यों? क्योंकि हमने क्या कह रखा है कि शिक्षा कैसा है, राज्य सूची का विषय है। इसीलिए तो जब 1975 का एनसीएफ आता है तो उस एनसीएफ को भी राज्यों ने अपनाने से मना कर दिया था। तो वो एक सलाहकार दस्तावेज के रूप में रह गया था कि ठीक है भाई साहब, आप अपने हिसाब से पाठ्यक्रम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हम सलाह दे रहे हैं, मान लो भाई। केंद्र सरकार ने जारी, फिर लगा कि भिन्न नहीं, स्थितियां बिगड़ रही है, शिक्षा के ऊपर काम हो नहीं रहा है। हमने 47 में आजाद भारत ने घोषणा की थी, 1950 में संविधान में लिख दिया कि 10 सालों के अंदर शिक्षा व्यवस्था करेंगे, लेकिन राज्य जो है बार बार एक ही रोना रो देते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ और जिसके कारण शिक्षा को समवर्ती सूची में लिया है। अब आप देखो, आरटी एक्ट 2009 कौन लेकर के आई है? केंद्र सरकार लेकर के आई है। इसका मतलब केंद्र काम करे इसके ऊपर, पहले केवल राज्य काम करे थे। तो 1950 में तो ये राज्य सूची का विषय था और 1976 के अंदर जो है हमने इसको किस में शामिल कर दिया है? समवर्ती सूची के अंदर शामिल कर दिया। तो ये आप ध्यान में रखना थोड़ी सी बात। उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं मैं। तो 1985 को जो है 5 विभागों को मिलाकर के, बाल कल्याण विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, महिला इन 5 डिपार्टमेंटों को मिलाकर के एक मंत्रालय का गठन किया गया था। तो वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए, हमारे पास शिक्षा के लिए पृथक से कोई मंत्रालय नहीं था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नाइनटीन 85 के अंदर जो है हमने क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी मिनिस्टर। इसलिए हमारे पहले जो एमएचआरडी मिनिस्टर थे उन्हें हम शिक्षा मंत्री कहते थे, क्योंकि शिक्षा का अलग से मिनिस्ट्री न होकर के शिक्षा को इसी का एक पार्ट था। 5 डिपार्टमेंट है ना, सबसे ऊपर होते हैं मिनिस्ट्री। एक बात ध्यान में रखना, एक बात आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे कि सबसे ऊपर ही ऊपर जो होता है वो होता है आपका मंत्रालय या मिनिस्ट्री। सबसे ऊपरी ऊपर क्या होता है? पदक्रम में देखोगे तो सबसे ऊपरी ऊपर होगा मंत्रालय। मंत्रालय आपको केंद्र सरकार में देखने को मिलेंगे, राज्य सरकारों में मंत्रालय देखने को नहीं मिलते। मंत्रालयों के नीचे आता है डिपार्टमेंट, विभाग। अब देखो, मंत्रालय तो ये था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसमें 5 विभाग हो गए, एक तो शिक्षा विभाग हो गया, बाल कल्याण विभाग हो गया, ऐसे 5 डिपार्टमेंट थे। तो मंत्रालय से छोटा होता है डिपार्टमेंट, विभाग। जैसा कि हमने कहा था ना कि 1910 में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, है ना। तो ये ओ है, भी ध्यान में रखना है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, DOE। छोटा लिखा ले जाता है, इसको स्मॉल में लिखा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। आप इसको पॉइंट मत मानना, ठीक है ना जी। तो हमने क्या बोला कि सबसे ऊपरी ऊपर होता है मंत्रालय, विभाग होता है, और विभाग के नीचे होता है आपका कौन? मंत्रालय। मंत्रालय के नीचे आता है डिपार्टमेंट, विभाग, और विभाग के नीचे होता है सेशन आपके पास में। सेक्शन के अंदर आपका क्या आ जाएगा? अनुभाग आ जाएगा। अनुभाग जो होते हैं वो डिपार्टमेंट से छोटे होते हैं, सेक्शन ना, आपका सेक्शन या अनुभाग। इसके नीचे आ जाता है सेल, प्रकोष्ठ। इससे नीचे क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा आपका प्रकोष्ठ, सेल जिसे आप कहते हो। तो ध्यान में रखना, पदक्रम में सबसे ऊपर ही ऊपर होता है आपका मिनिस्ट्री, मंत्रालय, फिर आ जाता है डिपार्टमेंट, फिर आ जाता है सेक्शन, फिर आ जाता है आपका सेल, प्रकोष्ठ। ये पदक्रम में ध्यान में रखना आप। तो 1985 में हमारे पास मंत्रालय था। अब मंत्रालय का क्या, जैसे मान लो कि 100 रुपए आ गए इस मंत्रालय के पास में, तो अभी ये 100 रुपए को 5 डिपार्टमेंटों में बांटेगा। अगर शिक्षा का जैसे हमने अब हमारे पास मंत्रालय है, तो अब 100 रुपए आ गए तो पर्टिकुलर केवल उसी मंत्रालय के बच गए अपने पास।
ठीक है। तो मंत्रालय केवल पैसे देने का काम करता है, बाकी काम तो संस्थाओं के माध्यम से करवाया जाता है। तो 1985 के अंदर जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी और इसी के अंदर हमारा क्या था, शिक्षा विभाग था। अब पूछे कि हमारे पास में जैसे ही राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई थी, नई शिक्षा नीति आने के अंदर यह स्पष्ट रूप से मेंशन था कि हमारे पास शिक्षा का अलग से मंत्रालय होगा। अब क्योंकि जब हम शिक्षा नीति पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जो यूएनओ के द्वारा जो है हमारे पास में SDG 4 सतत विकास के लक्ष्य में जो चौथा लक्ष्य था, उस लक्ष्य के अंदर जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी, ध्यान में। जिसको हम, चूंकि हम यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं, तो यूएनओ अगर कोई प्लान लेकर के आता है तो उस प्लान को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, तो हमें लागू करना। और वहां यह उल्लेख था कि अब देश के अंदर क्या होगा कि शिक्षा के लिए अलग से मिनिस्ट्री होगी। तो अब उस शिक्षा नीति को इंप्लीमेंट करना था, लागू करना था, तो शिक्षा नीति का यह प्रावधान ही था कि शिक्षा के लिए अलग से मंत्रालय होगा स्वतंत्र। तो इसलिए हमने जो है 2020 के अंदर 17 अगस्त 2020 में जो है वो क्या कर दी थी, शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कर दी थी। तो आगे ये बात ध्यान में रखनी है, 2020 के अंदर जो है 2020 17 अगस्त 2020 को जो है वो क्या होगी थी, शिक्षा मंत्रालय की स्थापना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, ये यूं ही लिखा जाएगा, ध्यान में रखना, आप यूं मत लिख देना इसको MOE, ये गलत हो जाएगा, है ना, और छोटा लिखा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्थापना। तो पूछे कि हमारा शिक्षा मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब बना है, तो 2020 के अंदर 17 अगस्त 2020 को शिक्षा मंत्रालय की स्थापना होगी। जब शिक्षा मंत्रालय की स्थापना होगी तो हमसे पूछे कि जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री हैं, वो कौन है भी। 2020 में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना के बाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको मालूम होगा श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है ना। रमेश पोखरियाल निशंक, ये 2020 के अंदर जब शिक्षा मंत्रालय बना था हमारे पास में, उस समय शिक्षा मंत्री थे। और पूछे कि वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान शिक्षा मंत्री आपसे पूछे तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है भी, धर्मेंद्र प्रधान है। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। पहले कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन एक बात यह भी ध्यान में रखना कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री पूछे, है ना, तो हमारे पास में ध्यान रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1947 1947 साल के, है ना, जब बात हो रही है वहां शिक्षा मंत्री पूछे, तब हमारे पास में कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्हें 1992 के अंदर भारत रत्न भी मिला था। ये पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे देश। 2020 में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना के समय अगर पहले शिक्षा मंत्री पूछे तो रमेश पोखरियाल निशंक है अपने। और अगर 1947 के अंदर वहां हमें पहले जो कैबिनेट मीटिंग थी, उस पहले कैबिनेट के अंदर या पहली जो हमारी जो संसद थी, लोकसभा थी, उसके अंदर जो पूछे कि हमारे जो आपके शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका हैप्पी बर्थडे कब, आप कमेंट करके बताओगे। और इनके जन्मदिन को हम किस रूप में जानते हैं। हमने जो पहला आयोग पढ़ा था राधा कृष्ण आयोग, तो हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, है ना, उनके जन्मदिन को 5 सितंबर को हम टीचर डे, शिक्षक 5 सितंबर को हम जो है शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं। जबकि इनका जो बर्थडे 11 नवंबर है, उसको अपन किसके रूप में मनाते हैं, एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं, ध्यान, ठीक है।
ओके, मैंने बता ही दिया खैर आपको। तो ये बातें हमारे पास में होगी कि हम 1910 के अंदर जो है शिक्षा विभाग की स्थापना से शिक्षा मंत्रालय की स्थापना तक पहुंच चुके हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब ध्यान में रखना कि ये जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, इस शिक्षा मंत्रालय के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो है वो एक कुछ एक संस्थाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अधीन कुछ एक संस्थाएं हैं। देखो, ये मंत्रालय जो है वो केवल और केवल पैसा देगा, काम तो इसके अधीन जो संस्थाएं हैं वो करेगी। तो हमसे पूछे कि कौन सी संस्थाएं डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर में है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो एक संस्था है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। एक संस्था है आपके नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE। एक संस्था है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक संस्थाएं हैं आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE। ये चार संस्थाएं जो है वो डायरेक्ट सीधे सीधे हमारे मिनिस्ट्री के अधीन आती है। अब एक बात दो बात छोटे छोटे ध्यान में रखना आप, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कुछ एक बातें कि कहीं पर भी डबल ई लिखा मिले तो इस डबल ई का मतलब है एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। कहीं पर भी SE लिखा मिले इसका मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। कहीं पर भी TE लिखा मिले तो इसका मतलब है टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। कहीं पर आपको ET लिखा मिले, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी। कहीं पर भी आपको RT लिखा मिले, रजनीगंधा तुलसी, RT रजनीगंधा तुलसी मतलब अनुसंधान, साइड में क्या बोला हमने, कहीं पर भी RT लिखा मिले तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। कहीं पर भी PA लिखा मिले तो प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नियोजन एवं प्रशासन ध्यान में रखना। ठीक है, ये छोटे छोटे फुल फॉर्म आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपको मदद देखी। अब देखो, जैसे यहां पर लिखा है RT रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहां लिखा है TE मतलब टीचर एजुकेशन, यहां लिखा है PA प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहां लिखा है SE सेकेंडरी एजुकेशन। आप पूरी फुल फॉर्म को एक साथ मत रटो, टुकड़ों के अंदर सीखो। दूसरा फिर मैं बता रहा हूं, अब ये भी थोड़ी सी बात ध्यान में रखना कि किसी भी संस्था के नाम में सबसे पहले आई आ जाए मतलब इंटरनेशनल, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, इंटरनेशनल लेवल की। कहीं पर भी नेशनल आ जाए, अन लिखा आ जाए, इसका मतलब नेशनल है, या आ जाए C लिखा हुआ मतलब सेंट्रल, वो केंद्र स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर की है। किसी भी नाम में शुरू N आ जाए या C आ जाए तो आपको मुख्यतः जो है नेशनल या सेंट्रल उसका मिलेगा। फिर अगर आपके पास में आ जाए R, तो R का मतलब है रीजनल, क्षेत्रीय यह है राष्ट्रीय, सॉरी भाई,
यह है रीजनल, क्षेत्रीय। कहीं पर भी एस लिखा हो मतलब स्टेट, राज्य स्तर पे। एस आ गया मतलब स्टेट, राज्य स्तर पे। शुरू में डी आ गया मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पे। अब संस्था का पहला अक्षर देख करके आप उसकी औकात देख सकते हो कि आई है, इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। एन लिखा है, सी लिखा है, मतलब वो नेशनल लेवल की संस्था है जो इससे छोटी होगी। आर लिखा हुआ तो वो नेशनल से छोटी होगी, रीजनल लेवल की होगी, क्षेत्र स्तर की, लेकिन वो राज्य से ऊंची होगी। कहीं पर एस लिखा हुआ मतलब स्टेट, वो राज्य स्तर की है। और कहीं पर हमारे पास में डी लिखा है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की। जैसे देखो आप डाइट, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट जो हमारे पास में जिला स्तर में है, प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक जिले में है, ठीक है वो। जैसे SCERT, SCERT जैसे संस्था आपके पास में क्या, SCERT ये संस्था है। तो आप देखो एस से पता हो गया कि ये स्टेट लेवल की है, RT से आपको पता हो गया क्या कि यह रिसर्च और ट्रेनिंग है। जैसे आपका क्या है कि आर है, आर से आपका देखो आपका RCE, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आर मतलब क्या हो गया, ये रीजनल लेवल की होगी। या आपका RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मतलब आर का मतलब ये क्या है, रीजनल लेवल की होगी आपके पास में, ठीक है। जैसे एन से है तो ये आपके सामने पड़ी है, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग हमारे पास में, ठीक है ना, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सी सेंट्रल, केंद्रीय स्तर पे हो गया ना। तो NSE और आई पर हमारे पास में इंटरनेशनल, ये भी ध्यान में रखना। अब एक बात और ध्यान में रखना आप, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना भी, ठीक है। अगर किसी भी संस्था के नाम में आई लिखा आ जाए, किसी भी संस्था के नाम में अगर बी लिखा आ जाए, बी सॉरी भाई, या तो बी लिखा हो या लिखा हो सी। किसी संस्था के नाम में बी या सी, BC नहीं, बी या सी लिखा हो। बी का मतलब बोर्ड, सी का मतलब आपका काउंसिल। हिंदी में बता देता हूं मैं, अगर किसी के नाम के अंदर सी लिखा हो, नाम में सी लिखने का मतलब है कि काउंसिल, परिषद। या किसी भी नाम में बी लिखने का मतलब है बोर्ड, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो मंडल। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो संस्था कैसी होगी, तो वो जो संस्था होगी वो कैसी होगी, आपकी स्वायत्त शासी। मैं काम करता हूं, इसको यहां से रफ करता हूं, अगले पेज पे लिख देता हूं ताकि हिचमिच ना हो, है ना। आगे मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी संस्था के नाम में क्या लिखा हो, बी लिखा हो या लिखा हो सी। बी का मतलब बोर्ड, बोर्ड को हिंदी में बोलते हैं मंडल। सी का मतलब काउंसिल, परिषद। अगर किसी भी संस्था के नाम में यह लिखा मिलता है तो इसका मतलब वो संस्था कैसी है, ऑटोनोमस बॉडी है। वो आपकी संस्था जो है वो स्वायत्त शासी है। वो संस्था कैसी है, स्वायत्त शासी है। स्वायत्त शासी का मतलब यह हो गया कि यह राज्य या केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। वो जो है संस्था अपनी खुद की नियमावली से चलेगी। लेकिन अगर किसी संस्था के अंदर लिखा आता है आई, आई मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब संस्थान लिखा आता है, तो इसका मतलब वो संस्था कैसी होगी, वो संस्था होगी आपकी राजकीय। देखो यहां से पता चल गई संस्था दो प्रकार की होती है, या तो ऑटोनोमस स्वायत्त शासी संस्था होगी। स्वायत्त शासी संस्था वो होती है जो क्या होती है कि भी अपनी खुद की नियमावली से चलती है।
राजकीय वो है जिसमें सरकारों का इंटरफेयर है, जैसे आपके सरकारी स्कूल है, जैसे आपकी डाइट है, जैसे ये देखो आप पकड़ो, ये देखो आई, पहला तो बताएगा, पहला नाम बताएगा उसका लेवल, लास्ट उसकी जो पूंछ होती है वो बताती है उसके काम। अब दूसरा जो लेटर होता है वो उसकी बताती है नेचर की संस्था कैसी है, स्वायत्तशासी है या राजकीय है। जैसे नेशनल काउंसिल, सी आ गया, सी इसका मतलब काउंसिल है, मतलब परिषद है, तो यह स्वायत्तशासी संस्था है, अपनी नियमावली से चलेगी। ये सी आ गया, काउंसिल है, इसका मतलब परिषद है, ये अपनी नियमावली से चलेगी। ध्यान में, इसमें सरकारों का इंटरफेयर नहीं होता। देखो राजस्थान के अंदर 2 IASC है, जैसे एक संस्था ये वाले हमारे पास में IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, ये राजस्थान का टॉप बीएड कॉलेज है। राजस्थान में 2 ही है, ध्यान रखना, सरकारी बीएड कॉलेज। इन दोनों की मान्यता रद्द कर दी, किसने? इस NCTE ने। सरकार कुछ नहीं कर पाई, स्वायत्तशासी संस्था है, बोला कि गड़बड़िया है, सरकारी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। राजस्थान में 2 ही तो सरकारी बीएड कॉलेज थे, दोनों की मान्यता रद्द कर दी, क्योंकि ये स्वायत्तशासी संस्था है। पहले हमारे राजस्थान में क्या होती थी, ये होती थी SIERT होती थी पहले, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सरकारें इसमें इंटरफेयर करती थी, तो इसको बदल करके अब क्या बना दिया, SCERT। तो बोले सर नाम बदलने से फायदा क्या हुआ? नाम बदलने से फायदा ये हो गया कि आई की जगह सी लग गया। इसका मतलब है कि ये सरकारों के अधीन थी, सरकार इसमें इंटरफेयर कर सकते थे। ये काउंसिल होगी, अब ये स्वायत्तशासी होगी, अपनी खुद की नियमावली से चलेगी, इसमें सरकारें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है ना? जैसे आपके पास में RPSC है, स्वायत्तशासी संस्था है, अपनी खुद की नियमावली से चलेगी। हमने क्या है कि पीछे जब RPSC पेपर लेके आरोप चले थे कि इसको बर्खास्त कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। राष्ट्रपति करेगा इसको, तो राज्यपाल जो है वो चुन देगा, राष्ट्रपति क्या कर देगा, इनको बर्खास्त कर देगा। ध्यान में रखना। जैसे आज ही राजस्थान के अंदर क्या है, RPSC में शायद 3 मेंबर जो है वो नए नियुक्त हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, क्लास शुरू करने से जस्ट पहले, है ना। उसके ऊपर अपने एक अलग वीडियो बता देंगे 3 सदस्य कौन शामिल हुए, करंट का सवाल बन सकता है विधान में, क्योंकि आपके रिटमेंस के अंदर करंट है, समसामयिकी है। तो ध्यान में रखना कि अभी एक सदस्य मंजू शर्मा थी शायद, कुमार विश्वास की पत्नी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया था और काफी पद खाली पड़े थे। 3 सदस्य जो है आज चुने गए। कौन कौन चुने गए हैं, इनके ऊपर अपने अगले वीडियो के अंदर चर्चा कर लेंगे, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि संस्थाओं के बारे में आपकी समझ होनी चाहिए कि B या C है, बोर्ड या मंडल है, तो वो स्वायत्तशासी है, मतलब अपनी खुद की। अब देखो आप इनसे कितनी संस्थाओं के नाम बना सकते हो, अगर छोटी छोटी चीजें याद है तो ये वाली रट्टा नहीं मानना है। अब देखो आपको मालूम है N का मतलब नेशनल होता है, C का मतलब काउंसिल होता है, RT का मतलब रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। नाम याद करने की जरूरत नहीं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब आप जानते हो N का मतलब नेशनल होता है, C का मतलब काउंसिल होता है, TE का मतलब टीचर एजुकेशन है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अब आपको मालूम है N का मतलब नेशनल है, I का मतलब इंस्टीट्यूट है, PA का मतलब प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो नाम क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप मानते हो C का मतलब क्या है, सेंट्रल होगा, केंद्रीय होगा, B का मतलब बोर्ड होगा, SC का मतलब सेकेंडरी एजुकेशन होगा, SC का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी एजुकेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में ही रहेगा। तो CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये संस्थाएं होगी। तो ये 4 संस्थाएं जो हैं वो हमारे शिक्षा मंत्रालय के अधीन डायरेक्ट आती है। अब इन चारों संस्थाओं का NCERT का काम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। उसके बाद में जो है हमारे NCTE है, इसका काम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। फिर आपका NIPA जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका कार्य क्या है, इनके ऊपर। आज का वीडियो कितनी देर का हो गया भाई, 48 मिनट का हो गया क्या। तो चलो इसी वीडियो में खत्म ही कर लेते हैं इसको। फिर अपने क्या करेंगे कि अगले वीडियो के अंदर आप 2 की स्पीड करके देख लेना भी, ठीक। थोड़ा सा मैं धीरे चल रहा हूँ, मेरा प्रयास है उस बच्चे के लिए जो पहली बार शुरू कर रहा है, ठीक। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ने वाले जो बच्चे हों उन तक चैनल को शेयर भी आप कर देना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, तो आपको लगे कि मैटर यूजफुल है, तो आप इस चीज को कर सकते हो, अन्यथा कोई आप पर बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और अपन उद्देश्य जो है वो फटाफट सिलेबस को पूरा करना है, ज्यादा वीडियो बनाने का कोई चक्कर नहीं है अपना, ठीक है ना।
कि हम थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए शायद, लेकिन सिलेबस पूरा हो जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एग्जाम तक सारा सिलेबस एक बार कवर करवा दूं, ठीक है, जितना मुझसे हो पाए। तो चलो आ जाओ संस्थाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहली संस्था है आपके पास में NCERT। मैं कह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूं आराम से, ताकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको दिक्कत नहीं आए, और जो पहले से पढ़ा जिसको एज ए रिविजन लेना है वो 2 की स्पीड करके देख ले। तो नाम नेशनल काउंसिल, COUN, स्पेलिंग आप चेक करना, काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ध्यान रखना स्पेलिंग थोड़ा सा भी आप देख लेना, कोई ऊंची नीची हो तो, ठीक है। आप देखो यहां मात खाओगे, यहां आ जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल, ऑप्शन में पूछ लेगा एनसीईआरटी का पूरा नाम है। तो 2-3 चीजें होती है जहां पर आपसे गलती करवा सकता है, ध्यान में रखना। वो क्या गलती करवा सकता है? एक तो यहां एजुकेशनल की जगह वो एजुकेशन लिख देगा, गड़बड़ हो गया ऑप्शन, या वो ऑफ की जगह फोर लगा देगा, अभी ध्यान में, ठीक है। हिंदी में पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एजुकेशनल शैक्षिक रिसर्च का मतलब अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण, काउंसिल का मतलब परिषद। हिंदी में नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। परिषद का इसका मतलब वो काउंसिल है, मतलब वो स्वायत्त शासी है। अनुसंधान को शोध भी लिख सकता है, वो एक ही बात है, ध्यान में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान में रखना कि एनसीईआरटी की जो स्थापना है, नाइनटीन 1921 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कहां पर? दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। इसकी स्थापना कहां पर होती है? दिल्ली के अंदर होती है 1961 के अंदर, 1961 के अंदर। 1963 में जो है इस एनसीईआरटी के जो है 4 क्षेत्रीय कार्यालय बना दिए गए थे, ठीक है ना। इसके 1961 में इसकी स्थापना हो रही है, ठीक। और 1963 1963 के अंदर जो है क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 4 बनाए गए थे, चारों 4 दिशाओं के अंदर। उत्तर भारत के अंदर अजमेर में, दक्षिण भारत के अंदर मैसूर में, पश्चिम के अंदर भोपाल में, पूर्व के अंदर भुवनेश्वर के अंदर, और बाद में जो है 95 में एक नया और बना दिया था शिलोंग के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शिलोंग। क्या ये कलर विजुअल है क्या? अब तो अच्छा, वीडियो अपलोड होने के बाद देखोगे तो कैसे पता चले। मैं एक बार देख लेता हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, विजुअल है कलर ये वाला। शिलोंग के अंदर आज के दिन पूछे तो कितने हैं? 5 है। 1963 में कितने थे? 4 थे। जिन्हें पहले किस नाम से जानते थे? जिन्हें पहले जाना जाता था RCE, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जिन्हें आज किस नाम से जानते हैं? आज आप इन्हें जानते हो किस नाम से? इस नाम से जानते हो RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन।
कॉलेज से इन्हें जो है हमने इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया अपने पास में। ये राष्ट्रीय स्तर के 5 बीएड कॉलेज हैं। राष्ट्रीय स्तर के टॉप बीएड कॉलेज पूछे तो ये वाले हैं 5, अजमेर, मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, शिलोंग के अंदर। उत्तर भारत के लिए अजमेर है, नॉर्थ ईस्ट के लिए शिलोंग है, दक्षिण भारत के लिए मैसूर है, पूर्वी भारत के लिए जो है आपका भुवनेश्वर है, पश्चिमी भारत के लिए आपका भोपाल। वाले 5 राष्ट्रीय स्तर के बीएड कॉलेज हैं। आप पूछे कि भारत में सबसे टॉप बीएड का कॉलेज कौन सा है, तो भारत में सबसे टॉप बीएड के कॉलेज ये वाले 5 हैं, ध्यान में रखना, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के अधीन है। ये भी आप बात दिमाग में रखना। अब इस एनसीईआरटी की स्थापना क्यों की गई थी, इस एनसीईआरटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अगर इसकी स्थापना का उद्देश्य पूछे तो जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, अनुसंधान व प्रशिक्षण। तो इसका मुख्य काम क्या है कि यह शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या करवाता है, इसका काम पूछे ना, तो इसका कार्य पूछे तो कार्य क्या हो गया, इसका काम हो गया अनुसंधान करवाना, है ना। इसका काम क्या है, अनुसंधान करवाना और प्रशिक्षण देना, अनुसंधान कराना व प्रशिक्षण देना। अब आप देखिए कि अनुसंधान करवाने के लिए इसने एक संस्था बना रखी है, आपकी जो NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये रिसर्च के लिए बनाई गई संस्था है। और ट्रेनिंग के लिए ये वाला रहा RIE। प्रशिक्षण के लिए है कौन सी संस्था इसकी, RIE। इसके अधीन 2 संस्थाएं होगी, एक तो NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये तो काम करती है रिसर्च का। ये RIE ये काम करती है ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का। और बीएड क्या है, सेवा पूर्व प्रशिक्षण ही तो है। आगे चल करके बात करेंगे कि प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते हैं, सेवा पूर्व, सेवाकालीन। जैसे आप इन सर्विस में जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको निष्ठा की जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी वो तो होगी इन सर्विस, सेवाकालीन प्रशिक्षण। और आप ये जो बीएड करके आए हो या लेवल 1 वाले बच्चे जो DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो करके आए हैं, वो कौन सा है, सेवा पूर्व प्रशिक्षण। तो ये बीएड कॉलेज है तो ध्यान रखना, ये तो काम करता है प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का, और ये काम करती है इंस्टीट्यूट का हमारे पास में। तो पहला काम इसका क्या हो गया कि अनुसंधान करवाना, प्रशिक्षण देना। फिर दूसरा इस एनसीईआरटी का काम क्या हो गया, तो ध्यान रखना, कक्षा 1 से 12 तक की जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है और शिक्षण सामग्री है, इनका निर्माण कौन करवाती है, एनसीईआरटी करवाती है। तो एनसीईआरटी के कार्यों में आप क्या लिख दोगे, आप तो थोड़ा सा मैं यूं घुमा देता हूं, इसी पेज पर एनसीईआरटी को खत्म कर देते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना ये लेकर के आगे मैं कार्यों को ले आता हूं। तो कार्यों में क्या हो गया हमारे पास में, कक्षा 1 से 12 तक सबसे बड़ी होती है कैरिकुलम, अंशिफ आता है जो पाठ्यचर्या। फिर आपका बनता है सिलेबस, पाठ्यक्रम। फिर उसके हिसाब से बनती है पाठ्य पुस्तक। फिर उसके हिसाब से बनती है शिक्षण सहायक सामग्री, PLM का निर्माण। एक काम इसका क्या हो गया, इसका काम यह हो गया आपके पास में क्या भाई, कि कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यचर्या, कैरिकुलम, उसका सिलेबस, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री का निर्माण करना। और फिर हमारे पास में क्या, अनुसंधान करवाना, प्रशिक्षण देना और विभिन्न मैगजीनों का क्या करवाना, प्रकाशन करवाना। ये क्या हो गया, इसका काम हो गया। या आपको इतनी सी बातें ध्यान रखनी है एनसीईआरटी के बारे में। पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। स्थापना 1961 1961 के अंदर दिल्ली में हुई। 1963 के अंदर 4 क्षेत्रीय कार्यालय बन गए। माधुरी शाह समिति की सिफारिश के ऊपर जो है इसका RCE से नाम बदल करके जो है वो क्या कर दिया था, RIE, माधुरी शाह समिति की सिफारिश पर किया गया था। वैसे बता देता हूँ, याद नहीं रखना है, ठीक है। और वर्तमान में 5 है। 1995 में एक नया खोल दिया था शिलोंग के अंदर। 4 कौन से थे, अजमेर, मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर। 5वां 95 के अंदर शिलोंग के अंदर नॉर्थ ईस्ट में ये खोल दिए गए। काम क्या है, कक्षा 1 से 12 की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री का निर्माण करवाना, अनुसंधान करवाना। अनुसंधान करवाने के लिए संस्था है NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और प्रशिक्षण करवाना, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देने के लिए संस्था कौन सी है, RIE, ध्यान में रखना, ठीक है। और प्रकाशन करवाना, ये इसका काम है, ध्यान में रखना।
फिर आपके पास में जो दूसरी संस्था हमने लिखी है, वो दूसरी संस्था कौन सी लिखी है अभी बताना। एनसीटीई, आ जाओ भाई। एनसीटीई, देखो नाम से स्पष्ट है। पहले तो पूरा नाम, नेशनल काउंसिल ऑफ थोड़ा टीचर एजुकेशन। ठीक है, पूरा नाम क्या होगा इसका, नेशनल काउंसिल ऑफ, नहीं है इसमें 4 आएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये गड़बड़ होगी, थोड़ा सा नाम को ध्यान रखना ना। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, हिंदी में नाम लिख देता हूं मैं इसका। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं भी, एक बार इसका नाम पूरा अपन, अगर आप परमिशन दो तो मैं सर्च कर लेता हूं। फॉर्म, जी सही है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, बिल्कुल सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ, नेशनल काउंसिल ऑफ नहीं है, फॉर है, ठीक है जी जी। कंफ्यूज था मैं कि बाय द वे गलत हटाने की वजह से 1 मिनट लगता है, आपने चेक कर ली, ठीक है। ये मैं आपको कहता हूं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, ऑफ का फॉर का थोड़ा सा आप भी ध्यान कर लेना है ना। एक तो ये एजुकेशनल एजुकेशन, तो जहां शिक्षा होगा वहां एजुकेशन होगा, इसलिए साथ में हिंदी का नाम शिक्षक शिक्षा, शिक्षा है तो एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा, और जहां शैक्षिक होगा वहां होगा एजुकेशनल। तो इसका पूरा नाम हो गया राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना या जो पंजीकरण हुआ था 1995, 1995 के अंदर दिल्ली में स्थापना हुई थी, है ना। तो अगर इसकी स्थापना पूछे या इसका पंजीकरण पूछे, रजिस्ट्रेशन, तो इसका पंजीकरण जो हुआ था वो 1995 के अंदर दिल्ली में हुआ था। तो भी राइटिंग के साथ आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बहुत अच्छी है नहीं मेरी। तो इसका स्थापना कब होगी, 1995 के अंदर दिल्ली में होगी। पूछे इसका काम क्या है, टीचर एजुकेशन में काम करेगा। तो पहला काम है कि शिक्षक शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, जो बीएड के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनको मान्यता देने का काम इसका है। तो आप कह सकते हो कि शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता देना। जैसे मैंने भी कहा था ना कि राजस्थान के दोनों IASE की मान्यता, सरकारी जो बीएड कॉलेज अजमेर के अंदर और बीकानेर में थे, उन दोनों की मान्यता रद्द कर दी थी किसने, ये। तो मान्यता देने का काम इसका है। तो पहला काम क्या हो गया इसका, कार्यों के अंदर, कार्य ध्यान रखना, कार्य क्या हो गया कि शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता देना। पहले तो है यूनिवर्सिटी कॉलेजों को मान्यता देना। अच्छा, कुछ बार यूनिवर्सिटी कॉलेज को मान्यता है, अब उसको मान्यता तो मिली हुई 10 कोर्स की, वो चला रहा है 15 कोर्स, तो 5 कोर्स फर्जी चला रहा है, वो 5 कोर्स फर्जी चला रहा है। आप देख लो झुंझुनू के अंदर जो है आपके JGT है, वो एक चूरू के अंदर OPGS है, हनुमान के अंदर, हर जगह ऐसे खूब सारी संस्थाएं ब्लैक लिस्ट में, किसी का नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर, है ना। जयपुर में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो यूनिवर्सिटियां खोल रखी है,
जिनके कुछ है कोर्स तो वैलिड है, कुछ कोर्स उनके फर्जी है। तो पहला काम तो इंस्टीट्यूट को क्या देना, मान्यता देना। फिर टीचर एजुकेशन के पाठ्यक्रम को मान्यता देना। दूसरा काम क्या हो गया कि शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मान्यता देना। पाठ्यक्रम को क्या मान्यता देना। और आपका 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है IIT-EP आपका 4 साल वाला, उसको भी मान्यता ये देता है, ध्यान में रखना अपने, है ना, इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो। तो ये इसका काम हो गया। मेन ये है कि आप सिंपल सा ध्यान रखना कि पूरा नाम पूछ सकता है, सिंपल सा काम ध्यान रखना कि TE है, मतलब ये टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कर रही है, काम कर रही है। टीचर एजुकेशन होती कौन सी है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि शिक्षक शिक्षा की अगर बात मैं करता हूं, टीचर एजुकेशन की बात मैं करूं तो टीचर एजुकेशन आपकी शिक्षक शिक्षा B.Ed होगी, बैचलर इन एजुकेशन, M.Ed होगी, मास्टर इन एजुकेशन, आपका डिप्लोमा D.Ed, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डी मतलब आप जैसे BST कहते हो ना, BSTC नहीं होती, DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आपके क्या है भी आपकी शिक्षक शिक्षा वाले पाठ्यक्रम है अपने पास, ठीक है ना। अब जैसे ये छोटे छोटे कार्यक्रम प्राइमरी टीचर के लिए NTT वगैरह रही है ना, ये इसी में आ जाएंगे। उसके बाद में एक तीसरी बड़ी संस्था जो है वो आपको पढ़नी है, वो कौन सी है, निपा, NIEPA, निपा अपने पास में, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखो पूरा नाम, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास में, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है ना भी, ADMIN, बीच में NO लगाना भी है ना, स्पेलिंग गलत होगी, ADMINSTRATION कर देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास में, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, एजुकेशन मतलब शैक्षिक, प्लानिंग मतलब आयोजना या नियोजन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, इंस्टीट्यूट का मतलब संस्थान। तो राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, नाम से स्पष्ट है, PA प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बोला कि आप किसी भी संस्था के लास्ट 2 अक्षर को पकड़ लोगे तो आपको उसके काम पता चल जाएंगे। RT है मतलब रिसर्च ट्रेनिंग का काम कर रही है, TE है टीचर एजुकेशन का काम कर रही है, PA मतलब प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही है। अब इसकी स्थापना पूछे तो नई दिल्ली के अंदर 1979 के अंदर, ठीक है ना, स्थापना 1979 के अंदर
दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। अब इसके कार्य पूछ ले तो ध्यान में रखना कि यह प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देश की सर्वोच्च संस्था है, इसीलिए इसे थिंक टैंक ऑफ इंडिया, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर थिंक टैंक ऑफ इंडिया, विचार केंद्र कहते हैं। ध्यान में रखना, तो ध्यान में रखना कि यह देश की सर्वोच्च संस्था है, इसे शिक्षा के क्षेत्र का थिंक टैंक कहा जाता है अपने पास में। ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे डाइट जो है हमारे राज्यों, जब हम राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य पढ़ेंगे तब बात करूंगा मैं डाइट की, तो डाइट को अपन कहते हैं क्या, लाइट हाउस, शिक्षा के क्षेत्र का लाइट हाउस पूछे अगर अपने से, अगर शिक्षा के क्षेत्र का लाइट हाउस पूछे तो लाइट हाउस अपने बोलते हैं डाइट को, ध्यान में रखना। लेकिन थिंक टैंक पूछे तो वो किसको बोलते हैं, नीपा को बोलते हैं। इसका काम है शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछे, जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण कौन सी संस्था ने किया, तो ध्यान में रखना नीपा ने करवाया था, अभी ध्यान रखना। तो इसका मेन काम क्या है, कार्य लिखने के लिए मेरे को यहां पर जगह बनानी पड़ेगी, और ये जगह मैंने सफलतापूर्वक बना ली है। बस ऐसे ही आपको वैकेंसी के अंदर एक सीट की जगह बनानी है, जैसे मैं बोर्ड पे जगह बना रहा हूं, है ना भाई। पहला क्या हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कराना। एक तो आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है, ऊपर से आप जो है इतना घिचमिच करके लिखते हो, बालक कैसे ही पढ़ेंगे, बात आपकी वाजिब। दूसरा काम इसका क्या हो गया कि जो शिक्षा के जो अधिकारी है उनको प्रबंधन और प्रशासन का क्या देना, प्रशिक्षण देना। दूसरा काम इसका ध्यान में रखना, पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपस में ये मिले ना, और बीच में एक बाउंड्री लाइन भी बना देता हूं। इधर से बात बड़ी इधर है, इधर बड़ी बात और है। शैक्षिक अधिकारियों को शिक्षा के अधिकारियों को प्रबंधन एवं प्रशासन का प्रशिक्षण देना, ये काम हो गया इसका भी। अब सीबीएसई के बारे में जानते हो अपने पास में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये संस्थाएं। तो ये बात हमने कर ली है भारत के शैक्षिक परिदृश्य की। कल की क्लास के अंदर मैं प्रयास करूंगा कि आपका लाइव सेशन ही रख लूं, ठीक है। अगर आपकी संख्या अच्छी होती है तो लाइव सेशन रख लेंगे अपने कल शाम को 9 बजे, ठीक है। 9 बजे या 8 बजे लाइव सेशन रख लेंगे, जिसमें राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य के ऊपर चर्चा करेंगे भी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देना भाई। मैं डिटेल में चल रहा हूँ, आपके जो भी सुझाव है उनका स्वागत है। और अपने साथी मित्रों को अगर ये यूजफुल लगे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं भी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी में जुटे रहिए।